सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लाइव हम उनसे बात करेंगे जो एक सियासी शख्सियत हैं, जिन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत काम किया है, जिन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है, आतंकवाद के खिलाफ वो हमेशा खुलकर बोले हैं। एक फायर ब्रांड नेता की इमेज है, एक फायर ब्रांड व्यक्ति की इमेज है। मेरी मुराद है मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के साथ, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं और इस समय हमारे साथ दिल्ली से लाइव बैठे हैं। बिट्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वंदे मातरम। सत श्री अकाल। हाँ, आपसे तो वंदे मातरम मुझे भी कहना चाहिए आपसे बात करते समय। बिट्टा जी, एक सबसे पहला सवाल जो आपसे बनता है और जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे वो ये है कि जो आतंकवाद है और अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, एक तरफ कोरोना से दुनिया जूझ रही है, दुनिया के लोग कोरोना का सामना कर रहे हैं और इसी बीच में हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है और हमारे जो दूसरे पड़ोसी हैं चाइना, ये जो हरकतें कर रहे हैं या ये जो जिस तरह का इनका बर्ताव है वो इस समय में क्या कितना आपको जस्टिफाइड लगता है, अनजस्टिफाइड लगता है? क्योंकि सीज़ फायर तो पाकिस्तान लगातार तोड़ता आया है, लेकिन कोरोना से वो खुद भी जूझ रहे हैं, वहाँ पे भी लोग मर रहे हैं, उनके वहाँ भी मेडिकल फैसिलिटीज़ तक नहीं हैं और हम लोग भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। इस दौरान पाकिस्तान को कम से कम ये बर्ताव, ये रवैया तो छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहां मानवता के नाम की कोई चीज नहीं है। मानवता कोई मायने नहीं रखती है। एक तरफ चाइना से पूरी दुनिया में कोरोना फैला, लाखों लोग इस दुनिया से चले गए। किसी का बहन का सुहाग उजड़ गया, कोई बच्चा यतीम हो गया, किसी का पिता चला गया, किसी की मां चली गई, जनरेशन तबाह हो गई। और उसके बाद फिर वो दूसरे कई और कंट्रियों पे कब्जे की बात करता है। और आपने देखा होगा, नेपाल हमारा छोटा भाई है। नेपाल कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को जब 40 जवान शहीद हुए थे कश्मीर के अंदर पुलवामा में, रातों रात 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके उनके कैंपों को तबाह करके 400 से ऊपर आतंकवादियों को ठोक करके जिंदा शहीद की तरह जवान वापस आए थे। 370 धारा भी हट गई। 75 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके 370 धारा भी हटा दी। तो इस वक्त मानवता की रक्षा के लिए हिंदुस्तान लड़ रहा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे कहीं भी हो, जहां भी हिंदुस्तान की जरूरत है, यहां से मेडिसिन भेजनी है, यहां से कोई और सामान चाहिए, हिंदुस्तान तैयार खड़ा, हिंदुस्तान मदद कर रहा है। हिंदुस्तान ने तो यह भी कह दिया था, मानवता की रक्षा के लिए अगर पाकिस्तान में भी किसी का जरूरत पड़ती तो हम तैयार खड़े हैं। पर पाकिस्तान और चाइना के पास सबसे बड़ा मौका है कि इस मौके का, कोरोना का महामारी का फायदा उठाते हुए वो तबाही के रास्ते पर आप भी जा रहे हैं और दूसरे देशों को लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात आपको बोलूं, अमेरिका और दुनिया का समर्थन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, उनके काम को मिला है। आज नहीं चाहता चाइना कि वहां जो इंडस्ट्री है, जो वहां बाइकाट करने वाली है विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और देश हो, जिनकी निगाह इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ है कि हम हिंदुस्तान में व्यापार का अड्डा बनाएंगे, हिंदुस्तान को व्यापार देंगे चाइना से निकाल करके। चाइना को इस वक्त इस चीज की बड़ी फिक्र है। अगर ऐसा हो गया तो चाइना का बहुत बुरा हाल होगा। और चाइना ने ये किया कि दुनिया में ये फैला दो, एक तरफ नेपाल, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर गलत तरह की अफवाह उड़ा करके झगड़े, कश्मीर और नक्सलिज्म, पूरी दुनिया में जो बिजनेसमैन है, जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी पूरा काम करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, वो डर जाए। ये सबसे बड़ा निचोड़ और सबसे बड़ा कारण है। पर मैं आपको यकीन से कह दूं, ये आज का हिंदुस्तान है, ये पहले का हिंदुस्तान नहीं है। मेरा कोई किसी पार्टी से सफर नहीं,
मेरा राष्ट्र से, प्रथम राष्ट्र से प्यार है। जो राष्ट्र की सेवा करता है, सेवाओं की रक्षा करता है, जवानों की रक्षा करता है, दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं उसके साथ खड़ा हूं। आज नहीं तो कल दुनिया से हमने जाना है। अब तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। सवाल सबसे बड़ा ये, भूल जाए चाइना, ये भूल जाए पाकिस्तान कि ये आज का हिंदुस्तान है। अगर एक भी हरकत करोगे 100 गोली का जवाब देंगे। इसकी आप बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप मजे से सोइए, हिंदुस्तान सोए और नरेंद्र मोदी सीमाओं की रक्षा के लिए जागा हुआ है और जागता रहेगा। एक बेटा जी आपसे और सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए, पाकिस्तान के हाई कमीशन में 2 अधिकारियों को पकड़ा गया जासूसी के उस पे, और उसके बाद इस्लामाबाद में जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स थे उनका पीछा करते हुए ये तस्वीरें हमारे सामने आई। अब वो जो डिप्लोमेट्स दिल्ली में पकड़े गए वो तो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, उसके चलते वापस अपने घर चले गए, वाघा बॉर्डर से उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन इस संकट काल में पाकिस्तान का ये जो फिलॉसफी है या पाकिस्तान की ये जो अप्रोच है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त पाकिस्तान हर तरीके से कोशिश करेगा हमें परेशान करने की, हमें अपसेट करने की, क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे आपको बोला, आप यकीन कीजिए, हमारी आज फॉरेन मिनिस्ट्री क्या है। आपने देखा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक पॉलिटिशियन नहीं है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह वो फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, ये फॉरेन अफेयर का एक्सपर्ट है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज सबसे जो बढ़िया काम किया, ऐसे नहीं किसी को मिनिस्टर बना दो, कोई एमएलए का एमपी का चुनाव लड़ा उसको मिनिस्टर बना दो, जो उसकी काबिलियत है जहां वो सेट बैठता उसको लगा दो। आज आपने देखा होगा फॉरेन मिनिस्टर ऐसा बनाया जिसने पूरी दुनिया के अंदर जब फॉरेन सेक्रेटरी से हिंदुस्तान के संबंधों को अच्छा किया, उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। ऐसे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सरदार साहब हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, फॉरेन मिनिस्ट्री में थे, उनको वहां सेट कर दिया। अजीत डवाल हैं जो आईबी के रिटायर्ड रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगा दिए। आपने मिस्टर रावत देखिए, फौज के जर्नल से उनको 3 फोर्स का ऊपर बना दिया। तो जिम्मेदारियां उन्होंने ऐसी बांटी, हर जिम्मेदारी को अपने साथ नहीं रखा। तो आज आप बिल्कुल इस चीज का फिक्र ना करें, हर चीज की जिम्मेदारी आज नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, उन्होंने जिम्मेदारियां सबको बांट दी और ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां बांटी जिनकी सोच जहां काम है वही निशाना है, उससे भटकना नहीं है। तो अब बिल्कुल देश की जनता फिक्र ना करे, दुनिया में बैठा हुआ हर हिंदुस्तानी कोई इस चीज का फिक्र ना करे। आपका देश सुरक्षित है और देश के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। देखिए बेटा जी, मोदी जी ने जिस तरह के बड़े बड़े कहें डिसीजन लिए, कश्मीर से धारा 370 को हटाना और जिस तरह से बालाकोट और ये सारी चीज़ें हुई, आप ये मानते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच है मोदी जी की, और कम से कम अब पाकिस्तान और चाइना को ये जरूर एहसास होना चाहिए कि ये पहले वाला भारत नहीं है? समस्या सबसे बड़ी यही आ रही है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ के देखा, क्या कभी आपने या हमने सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था। मैं तो यही कहता था कि 35 का हो जाएगा, 35 कहते थे। एक दिन पहले किसी चैनल की डिबेट पे कहा था, अगले दिन 300। ये बड़ी हिम्मत का और बड़ी दलेरी का काम है। आपने देखा राम जन्मभूमि का निर्माण, बाबरी मस्जिद को समाप्त करना। एक तो राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ और दूसरा क्या हुआ, वो बाबर, वो काफिर, वो औरंगजेब की औलाद के जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों को शहीद किया था, 2 को नियों में चनवाया था। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक के अंदर उनको शीश देना पड़ा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज, इस गर्मी के वक्त उनके क्या बर्ताव हुआ। इतना बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने स्टेप लिया। तो राम जन्मभूमि, एक गुरु नानक देव जी महाराज को चक्की पिसवाने वाला बाबर कहते थे, आज उनके नाम और निशान को मिटा दिया। तो हम कैसे ना उनकी तारीफ करेंगे। उनके अंदर एक हिम्मत है, उनके अंदर काम करने की शक्ति है। उन्होंने बहुत बड़े स्टेप उठाए। सर्जिकल ऑपरेशन क्या कभी सोचा था? हुए होंगे पहले भी, पर ये सर्जिकल ऑपरेशन एक ऐसा स्टेप था। अगर फर्ज करो कितने प्लेन गए, अगर 3 प्लेन गिर जाते नीचे, इलेक्शन सामने थी, तो नवीन जी 2 सीटें आती बीजेपी की। ये बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने कहा
प्रथम राष्ट्र सरकार बने या ना बने, मैं पीएम बनूं या ना बनूं, मैं 40 जवानों का बदला लूंगा। 40 जवानों ने तो शहादत का जाम पी लिया, पर उनके जाम पीने के बाद हमें कितना कुछ को जवाब दे गए, सर्जिकल ऑपरेशन दे गए, लाखों जवानों हजारों जवानों का बदला ले लिया 370 धारा हटा करके। ये वही जाबाज व्यक्ति कर सकता था, क्यों ना उसको सलूट करें। उसको राष्ट्र की फिक्र है, उनको हर छोटी छोटी बात की फिक्र है। अच्छा, एक चीज़ तो ये मानते हैं बेटा जी के मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की जो अगुवाई में देश में एक कॉन्फिडेंस है, देश में एक सुरक्षा का माहौल है और लोगों को एक लगता है कि हमारे बॉर्डर्स सिक्योर हैं और सरकार की जो अप्रोच है वो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी एग्रेसिव है। अब टीवी पे कुछ तस्वीरें हम देख रहे थे, आईएमए की आज पासिंग आउट परेड हुई, वहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं, जो नए अफसर हैं जिन्होंने फ़ौज को ज्वाइन किया, कुछ टीवी पे तस्वीरें आ रही थी, उनकी फैमिली वालों की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि टेलीविज़न से आज परिवारों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो हमने देखा जो उनके परिवार थे, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके पिता जो थे, उन सब की आंखों में एक फ़ख्र था, उनकी खुशी के आंसू थे। तो आज की डेट में जो माहौल आप देख रहे हैं, आप देश प्रेम और इन सब सब्जेक्ट्स को आप बड़ा हैंडल करते हैं, ये जो आईएमए की पासिंग आउट परेड है और जो नए नौजवान आज फौज में जा रहे हैं, कल को फौज का पूरा हमारा भविष्य है, फौज का सरहदों पर जाकर रक्षा करेंगे, इस अप्रोच को, जो उनके खुशी के आंसू आज हमने देखे, ये आपको इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखो, आज से अगर मैं आपको नवीन जी फिर कहूँ, मुझे मौत मेरी दोस्त है, बोनस की जिंदगी में हूँ, ना तो मैंने चुनाव लड़ना है, ना मैंने धर्म की ठेकेदारी करनी है। मैं आपको स्पष्ट करूँ, जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा। आज से 7-8 साल पहले जब हम बस वंदे मातरम बोलते थे, भारत माता की जय बोलते थे, तो हमारे पे भी सवाल उठाए जाते थे। आज ये मैं दावे से कह सकता हूँ, आज वंदे मातरम बोलते हैं तो जोश आता है, आगे जोश मिलता है। भारत माता की जय बोलते हैं तो एक दम आता है, दूसरे के अंदर की हिम्मत आती है। और पहले आपने देखा होगा, हमारी फौज में, फोर्सेज में जाने वाले लोगों की बहुत बड़ी कमी हो गई थी। आपको बिल्कुल, आप पुराने इतिहास को देखिए, आज एक नया ट्रेंड चला है। आज हर गांव का लड़का कहता है मैं फौज में जाऊंगा, मैं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करूंगा, मैं मौत का खान बांध के जाऊंगा, मेरा पहला मकसद होगा मातृभूमि की सीमाओं की, मातृभूमि की आजादी की रक्षा करना। ये उन्होंने जज्बा पैदा किया था। और आपने 6 साल पहले देखा होगा, कोई जवान शहीद हो जाता था, उसकी फौज की कीमत लगाई जाती थी 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। वो भी हम जब करते थे, सरकार 1 लाख देती थी, हम 5 लाख देते थे, सरकारें जाती 20 लाख करती थी। आज ये पोजीशन है, तो जवान शहीद ना हो। अगर जवान कोई शहीद होता है, फोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा 1 करोड़, और कई स्टेट गवर्नमेंट, उसमें दिल्ली भी शामिल है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, 1-1 करोड़ देते 2 करोड़। लाश की कीमत नहीं लगा रहा हूं बॉडी की। सवाल ये है, ऐसे कदम जो जिंदगी के उठाए, जो मैं बचपन से आवाजें उठा रहा था कि मेरा कभी सपना है पूरा होगा, क्या हमारे जाने के बाद इन जवानों को पूछने वाला होगा? आज वो अपना सपना पूरा होगा। आज हम कहीं भी जाएंगे, दुनिया से कोई दिक्कत नहीं, पर कानून ऐसे बना दिए कि जवानों की रक्षा, उनके परिवारों की रक्षा, उनके बच्चों की, उनकी बीवी की, माँ बाप की, उसके लिए पूरे कानून बना दिए पिछले टाइम पे और आपके टाइम का। जी, एक हमने आप ये भी देखा, आपने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, जो शहीदों के परिवार हैं उनको उचित सम्मान मिले, उनको अच्छे से कंपनसेशन मिले, उन्हें एक इज्जत की ज़िंदगी मिले। पार्लियामेंट अटैक में जो हुआ, उसके जो विक्टिम्स थे, उनकी फैमिलीज़ के लिए आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। तो अब आप मानते हैं कि सरकार का, लोगों का, समाज का एक नज़रिया चेंज हो रहा है शहीदों के प्रति और शहीदों के परिवारों के लिए भी? बहुत चेंज हुआ है। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन आ गई, जैसे सूरत के अंदर एक मरुति व्हील ट्रस्ट, कई 100 करोड़ रुपया उनके साथ इकट्ठा हुआ पड़ा है। साल में 3-4 कोशिश करके जो भी जवान शहीद होते हैं, जो किसी तरफ हो सकता है, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, उसकी मदद के लिए आते हैं। गुजरात के आए हैं, ऐसे आपके पूना के अंदर आप देख सकते हैं, बालकृष्ण धारीवाल, शोभा देवी, जानवी धारीवाल, उन्होंने ऐसे ट्रस्ट बनाए हैं जो शहीद परिवारों के लिए खड़े रहते हैं। तो आप पब्लिक देखो, एक बात तो स्पष्ट मैं कहूँ, लोग हैं, कम हैं,
ज्यादा लोग दिखावा करते हैं। दिखावा क्या करते हैं? 50 रुपए की शील्ड थी और 30 रुपए की शाल थी, फोटो खिंचवाई, फेसबुक पे डाली, अखबारों में दी, सम्मान हो गया। ये सम्मान नहीं, सम्मान अब सरकारों ने इतना कर दिया है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर फिर भी पूना के अंदर जानवी धारीवाल और शोभा साई जी, मानकचंद ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, और मरूती जमान ट्रस्ट, उन्होंने ऐसा तैयार किया है, कभी भी कोई चीज जवान को दिक्कत आएगी उनके लिए व्यवहार खड़े हैं, उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बेटा जी, ये तो बात हुई। अब आज की डेट में कोरोना के ऊपर सरकारें जंग लड़ रही हैं, लोग इसके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, सबको अपनी जान की सुरक्षा की इस समय पड़ी हुई है लोग। तो जो कोरोना का जो अब माहौल चल रहा है और जिस तरह से सरकारों की अप्रोच है, और कई जगह हम देख रहे हैं लाशों पर राजनीति भी होने लगी है, इन सब मुद्दों पर बेटा जी आपसे बात करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं टॉयलेट और बाथरूम की सतहों पर बीमारी फैलाने वाले जर्म्स और वायरस 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि नीला हार्पिक न सिर्फ कड़े दाग हटाए पर मारे वायरसेस और 99.9% जर्म्स, और लाल हार्पिक आपके बाथरूम की बेसिन, टाइल्स और फर्श को रखे साफ और 99.9% जर्म फ्री। चुनिए हार्पिक। ये है गर्मी और ये जबरदस्त गर्मी, ऊपर से पसीना और जर्म्स। इंटेंस गर्मी के लिए है नया डेटॉल इंटेंस कूल। इसमें है डबल मेंथॉल जो दे आइसी कूलिंग और ये बचाए बदबू फैलाने वाले जर्म्स से भी। नया डेटॉल इंटेंस कूल, हो जाओ एक्स्ट्रा कूल और जर्म्स को जाओ भूल। सब दे सुपने यादें ले मैं हाँ जिम्मेवारी हर मुश्किल तो जित प्रोटीन फाइबर ਅਤੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਦਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼। रियल मिक्स फ्रूट है रिच इन विटामिन सी जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करे। रियल मिक्स फ्रूट रिच इन विटामिन सी। प्योर रूट्स मैजिका हैंड रब जो करे कीटाणु से आपकी रक्षा। इस स्पेशल टेलीकास्ट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं। और आज हम आपसे बात कर रहे थे बिट्टा जी ब्रेक पर जाने से पहले कि जैसे हम बात की कि जो देश प्रेम को लेकर और दूसरे चीज़ों को लेकर सरकार का रवैया चेंज हुआ है। अब उसी चीज़ की बात करें, कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना को लेकर सरकार जूझ रही है, लोग भी इसके साथ जूझ रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार की जो अप्रोच है और कोरोना का संकट करने के लिए जो समाज को करना चाहिए, इसको आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर से महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, पिछले टाइम पे मैं किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं हूं, पर गलत को गलत कहूंगा। जब चढ़ाव हुआ दिल्ली के अंदर तो बसें फ्री कर दी, बिजली पानी बिल्कुल फ्री कर दी, कुछ रेट कम कर दिए, खजाना खाली हो गया, कोरोना काल आ गया, महामारी आ गई, वेंटिलेटर की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, अब खजाने खाली हो गए। कौन है इसका जिम्मेदार? शमशान घाट के अंदर लाइनें लगी हुई है, कूपन मिल रहे हैं, कूपन मिल रहे हैं, कब उनकी बॉडी का संस्कार होगा और बॉडी किसी की बॉडी किसी को मिल रही कहां गया सिस्टम? 70 साल में क्या हुआ बताना चाहता हूं। हमें नहीं चाहिए सड़कें, हमें नहीं चाहिए बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, हमें मानवता चाहिए कि मानवता बचनी चाहिए। पहले भी हम चलते थे, आप भी चलते थे, आज भी चलते। मानवता क्यों मारा जा रहा है? हमारी राजनीतिक गलतियों के कारण मानवता क्यों जाए? नरेंद्र मोदी जी ने भी तो नोटबंदी की, उन्होंने भी बड़े बड़े टैक्स लगाए, हम भी तो उनको बुरा भला कहते थे। उनका नाम टैक्स देना पड़ेगा, सीमाओं की रक्षा कौन करेगा?
कभी चाइना का हमला, कभी सोचा था चाइना के साथ इतने युद्ध के साथ बहादुरी के साथ हम लड़ सकते? पाकिस्तान हमसे डरेगा, कभी सोचा था? क्योंकि ये लोगों के टैक्स का पैसा, खून पसीने का पैसा, लोगों की हिफाजत का पैसा कठिन वक्त पे लगाने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी किया, पर स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसियां जो है, टैक्स फ्री कर दो, बसें फ्री कर दो, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ सरकार बनाने के लिए। एक जगह पे सरकार बनी, फिर दूसरी जगह पे लोगों में प्रचार करो, हमने तो बिजली फ्री कर दी, हमने तो बसें फ्री कर दी, वो कहेंगे आप इधर आ जाए, हमें भी फ्री दे दो। तो अगर कोरोना की महामारी जैसी कोई और महामारी आ जाए, हमारे खजाने में पैसा ही ना हो, तो लड़के जो लोग हैं ये तो मक्खी मच्छरों की तरह मर जाएंगे ना। जो मक्खी मच्छरों की तरह लोग मर रहे हैं, रास्ते में गिर रहे हैं लोग। सुबह जाता है किसी को बेटा अपने पिता को हॉस्पिटल दाखिल कराने, 4 बजे पिता कहता है कि मुझे वापस ले जाओ। यहाँ को डॉक्टर नर्स देखने नहीं आई। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, यही महाराष्ट्र, यही हाल है। और क्या होता है, वो जाता है, उसके बाद कहते बॉडी ले जाओ। कोई और जाते हैं अपने पिता को दिखाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर, किडनी की चेकअप कराने के लिए, वहां कोरोना हो जाता है। इनको इधर छोड़ देते हैं। 2 दिन के बाद जाते हैं, हमारे पिताजी कहाँ है? कहते जी वो तो मर गए। अब कहाँ है? कहते 3 जगह पे बॉडी, उसमें बॉडी ढूंढ लो। अरे ये कौन सी बॉडी ढूंढ रहे, ये कौन सा सामान ढूंढ रहे? इंसान की जिंदगी चली गई, कौन है इसका जिम्मेदार? हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है। और कई लोगों को मैं अभी देख रहा हूँ डेड बॉडी के पास शमशान घाट में वीडियो बना रहे हैं। अरे वीडियो बना के एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। यार लाशों पे राजनीति तो मत करो यार। भगवान देख रहा है, हमने भी जाना है। भगवान देख रहा हो, वीडियो ला के वीडियो वायरल कर रहे हैं शमशान घाट में। अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी से कोई बात है, कोई हो, आप उसके पास चले जाइए। लाशों पे राजनीति मत कीजिए। और कई चैनलों के अंदर मैं देख रहा हूं, आम पार्टी का कोई लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक दूसरे से बहस आप निकाल रहे, हंस रहे, तमाश भी नहीं कर रहे। अरे लोगों की जिंदगी आप लोगों की गलतियों से बर्बाद हो गई। बहनों के सुहाग गुजर के, बच्चे यतीम हो गए, किसी का पिता चला गया, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया। और आप टीवी के अंदर इतनी भी आपको शर्म नहीं, इस मौके के ऊपर और कम से कम दांत निकालना तो बंद कर दो, तमाश बीच तो बंद कर दो। अगर गलती हुई है, अगर नहीं कुछ कर सकते, तो देश की जनता के सामने हाथ जोड़ दो। ये मत कहो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे आप नहीं किया। अरे लोगों को तमाशा क्यों दिखाते हो? लोग अब नहीं सुनना चाहते। लोग चाहते हैं हमारी मानवता को बचा लो, हमारी जिंदगी बचा लो। और शमशान घाट में खड़े होके वीडियो बना करके एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय, यार ध्यान रखो, इस वक्त ऐसा कर्म मत करो। भगवान हमें कभी माफ करेगा। इस तरफ राजनीति मत करो, लाशों पे राजनीति मत करो, मत करो, मत करो। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, भगवान देख रहा है। और आज भी हम पॉलिटिशियन, हमारे सामने बेगुनाह लोगों की जिंदगियां जा रही हैं हमारी गलतियों से, पॉलिटिशियनों की गलतियों से। हमने 70 साल में जो करना चाहिए था मानवता की रक्षा के लिए, हमें अस्पतालों को सुधारना चाहिए था, हमें और बड़े बड़े मेडिकल सेंटर एम्स की तरह बनाने चाहिए थे, वो हमने नहीं बनाए। हम उसके पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं। आज ये क्या हिंदुस्तान को क्या बना दिया? अगर मानवता को नहीं बचा सकते, किसी को बुखार है वो चेक नहीं कराने जा सकता, किसी के दांत में तकलीफ है वो नहीं जा सकता, किसी पेट में तकलीफ है, कोरोना नहीं हो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कहता मुझे डॉक्टर के पास जाऊंगा तो हॉस्पिटल में कोरोना हो जाएगा। तो हम पॉलिटिशियन इसलिए है, बताइए मुझे, हमारी पॉलिटिशियनों की जिम्मेदारी क्या है? हम नेता क्यों कहलाते हैं? कहाँ गए हमारे कार्यकर्ता? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। लाखों की रैलियां पूरे देश में होती है, लाखों लोग आते हैं, आज कार्यकर्ता कहाँ है? सिर्फ नेता बनने के लिए, सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए, सिर्फ जिंदाबाद कहने के लिए, सिर्फ 2 रोटी देके गरीब आदमी को, मजदूर को 2 रोटी देके फेसबुक में डालने के लिए? अरे अब खड़े हो जाओ ना शमशान घाट में बाहर, कहीं और नहीं तो शमशान घाट में पानी की बोतल लेके खड़े हो जाओ, लोगों की मदद करो, हॉस्पिटल में चले जाओ। कुछ दिखाई दिया आपको? पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी क्या? मुझे बताइए नवीन जी, मुझे बताइए, ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी नहीं है? ये जिम्मेदारी नहीं है कि संस्कार हो रहा तो वहां वीडियो बना के अपनी वीडियो को वायरल करो, ये गलत वो गलत, लाशों पे राजनीति कुछ न करे। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर जो हुआ है, ये दिल्ली के अंदर जो हुआ है, ये इनकी गलतियों से हुआ है।
इनको बच्चों के टैक्स माफ नहीं करने चाहिए थे, इनको बिजली के बिल माफ नहीं करने चाहिए थे। अब जैन साहब कह रहे हैं कि 5 लाख जुलाई तक हो जाएंगे। 5 लाख का मतलब पता क्या होता है? आपके पास वेंटिलेटर हैं, अगर 5 लाख के साथ एक बेड के साथ 3 आदमी जोड़ दिए जाए, कम से कम डॉक्टर, एक नर्स, एक सफाई सेवक, कितने हो गए? 25 लाख लोग 5 लाख के लिए चाहिए। 25 लाख लोग 5 लाख के लिए चाहिए। कहां से 25 लाख लोग आएंगे? कहां से वेंटिलेटर आएंगे? कहां से इतने डॉक्टर आएंगे? कहां से इतनी नर्सेज आएंगी? कहां से इतने सफाई सेवक आएंगे? अरे आपने तो आवाज दे दी 5 लाख। 5 लाख, अरे 5 लाख के साथ 25 लाख दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं बॉम्बे की बात नहीं कर रहा हूं। जरा लोगों जागो, समाज के लोगों जाग जाओ, अपनी जिंदगियों को खुद बचा लो। आपको बचाने वाला कोई नहीं है, याद रखना। भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया, सरकारों ने छोड़ दिया, आप अपना आप देख लो। आपने लॉकडाउन खोल दिया, खुलना चाहिए था, पर लॉकडाउन खोलने के वक्त लोगों को अवेयर तो करते हैं। आपने क्यों लॉकडाउन खोला इतनी जल्दी? नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं खोला, उन्होंने सरकारों को छोड़ दिया, इसलिए खोला। जनाब, सबसे पहले शराब के ठेके खोले पूरे देश में, दिल्ली की अकेली बात नहीं कर रहा हूँ। शराब के ठेके खोले, रोटी खाने को नहीं शराब लेने लोग चले गए, पैसा आया, तनख्वाह डॉक्टरों को मिल नहीं रही। ये जितना भी लॉकडाउन खोला है जनाब, ये लोगों की तनख्वाह देने के लिए लोग खुला। लोगों, आप मर जाओ हमारी गलतियों से, आप दुनिया से चले जाओ, हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना नहीं है, पर आपको मरना होगा, हमको सिर्फ पैसा चाहिए, हमें सरकार से ना दी है। बेटा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये समय नहीं है एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का, ये समय नहीं है एक दूसरे की गलतियां निकालने का। सबको मिलकर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक जॉइंट अप्रोच, एक सीधी सच्ची अप्रोच रखनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे बात दिल्ली के अस्पतालों की नहीं है, मुंबई के अस्पतालों की नहीं है, ये पूरी भारत में ये जो तस्वीर अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि तैयारियों में कमी है। देखो, एक बात बिल्कुल समझ लो, तैयारियों में सब जगह पे कमी है। अब यूपी में आप बताइए, यूपी में कोई कमी नजर आ रही? पूरी कोशिश हो रही यूपी के अंदर, मजदूर भाइयों को भी सीने पे लगा दिया और कोरोना के ऊपर भी सख्ती की। पंजाब के अंदर आप देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को देख लीजिए, कितनी बड़ी कोशिश की, कंट्रोल है, अभी तक कंट्रोल है। लॉकडाउन लगाया, पूरा पालन हुआ, पुलिस ने पूरा काम किया, उन्होंने भी किया, यूपी के अंदर भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ और आखिर में आपसे बात करना चाहूँगा बिट्टा जी, आपने कहा कि सरकारों की गलतियां हैं, कुछ पॉलिटिशियंस की भी गलतियां, पर जहां तक हमने देखा है दिल्ली शहर में भी हमने कई लोगों को देखा, जब जाते हैं तो देखा कई लोग अभी भी बिना मास्क के घूमते हैं। कुछ लोगों की अपनी संजीदगी में भी, अपनी सिंसियरिटी में भी कमी है। लोगों को ये मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा कि उन्होंने अपनी जान की रक्षा खुद भी तो करनी है? कहीं ना कहीं लोगों की अप्रोच में भी तो, उनके बारे में आप प्रोग्राम के आखिर में क्या कहना चाहेंगे? एटलीस्ट लोगों को क्या सोचना चाहिए? मैं आपको बताऊं, मैं फिर आपको, मेरा आपका सवाल का एक ही जवाब है। हमारे पॉलिटिशियनों की जो रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं, सोशल काम के एजेंडे होते हैं, तो उन एजेंडों में यही होता है ना कि लोगों को अवेयर करें। तो अब रैलीज कहाँ गई? अभी तो बीजेपी दूर दूर बिठा करके अपने जो भी कार्यक्रम वो कर रही है, तो हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कहती कि हमने इतना दूरी बना के रखनी है, या हम वीडियो कॉल पे आपको बात कर रहे हैं, आप सुनिए। कोई ना कोई ऐसी कई चीजें हैं, कहीं जाके व्यक्ति बोल देता, कहीं हर चौक पे अंदर को स्क्रीन लगा देते, लोग उसको देखते। कोई ऐसा हल तो ढूंढते हैं कि लोगों को जागृति पैदा करे। लोगों को जगाना भी तो हमारा काम है। ये नहीं कि हमने वोट ले ली और सत्ता ले ली और लीडर बन गए और उसके बाद लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारा काम तो हो गया, हमारी सरकार तो बन गई और लोगों को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। उनको अवेयर कौन करेगा? बेचारा सुबह आदमी रोटी कमाने के लिए जाता है, बच्चों के लिए रात को वापस आता है। अब उसको थोड़ा इन चीजों का पता। लोगों को क्या गलत कहोगे? सवाल तो है कि हमारी पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी क्या है। हमारे सरपंच हैं, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी बॉडी है, हजारों लोगों की बॉडी होती है। वो खद्दर के कुर्ते पजामे पहनने के लिए, घूमने के लिए होती है क्या वो नेता बनने के लिए होती है? टीवी में रोज आके अपनी शक्ल दिखा दो और मजे लेके कुछ भी बोल के चले जाओ। उनकी जिम्मेदारी क्या है? मेरा सवाल है, आपको जवाब देना होगा इस चीज का कि हमारी पॉलिटिशियन, मैं भी तो था पंजाब के अंदर,
जब बेगुनाहों का कत्लेआम होता था, बहनों के सुहाग उजड़ते, बच्चे यतीम होते, मक्को गोलियों से, हम भी तो मौत का कफन बांध के निकलते थे। हजार हजार नौजवानों की लाइन लगा देते थे। जितना खून चाहिए किसी मानवता को बचाने के लिए 100 बार तो मैंने दिया होगा, हम देते थे। तिरंगे झंडे लेके निकलते थे। जब गोलियां चलती थी तिरंगे झंडे को देख करके, हमने भी तो अपने कर्तव्य को पूरा किया। हम कहते ये तो हमारा काम ही नहीं, ये तो काम पुलिस का है, ये तो काम किसी का है। और अब हम ये कहें ये तो काम पुलिस का है, ये तो काम डॉक्टरों का है, ये तो काम नर्सों का है। क्या हम मलाई खाने के लिए बैठे? क्या हम मलाई खाने के लिए बैठे हैं? हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमने के लिए बैठे हैं? यही लोग कहते थे हम लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, हम सुरक्षा नहीं देंगे। क्या हम उसके बैठे हैं? हमारी जिम्मेदारी, नवीन जी आपने मीडिया के सामने डिक्लेयर कीजिए, जो पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है, हारता है, जीतता है, आगे लड़ेगा, उसने जिम्मेदारी को क्या निभाया है। हमारा काम ये नहीं कि हम राजनीति के ऊपर रह करके ठेकेदारी करें और बल्ले बल्ले टीवी के अंदर लोग मरते रहे और टीवी के अंदर दांत निकालते रहे। ये नहीं चलेगा। सबसे बड़े देश के गद्दार, देश के दुश्मन वही लोग हैं जो इस वक्त तमाशबीनी कर रहे हैं डेड बॉडी के ऊपर, उस मानवता के ऊपर अपनी वीडियो डाल करके लोगों को बताते हैं देखो जी ये क्या है। अरे हिम्मत है ना, जाके यार जो भी आदमी उससे बात कर लो। ये बहुत गलत हो रहा है, तमाशा बन रहा है, ये तमाशा नहीं होना चाहिए। बिट्टा जी आपने बहुत सही कहा कि लोगों को भी संजीदगी से काम लेना होगा और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग पार्टियों लाइन से उठकर सब राजनीतिक दलों को अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझना होगा, तभी इस लड़ाई से लड़ा जा सकता है। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बिट्टा जी, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जो बता रहे थे कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकारों की अप्रोच और जो जनता की संजीदगी दोनों को ही बदलने की काफ़ी ज़रूरत है। इस सीरीज़ में एक नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।